हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th में इकोनॉमिक्स के अंडर जो मेन जो क्वेश्चंस हैं उसके आज हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। देखो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, जो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं और साथ में इसको नेशनल इनकम के साथ भी पूछा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन करने से पहले कि वो प्रोडक्ट फाइनल है इंटरमीडिएट है, हम केवल एक चीज़ चेक करेंगे। हमेशा हमेशा एक चीज़ आप कॉमनली चेक करेंगे, उसका चेक करेंगे एंड यूज़। उसका हम चेक करेंगे एंड यूज़। किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल या इंटरमीडिएट कहने से पहले आप हमेशा ये चेक करेंगे कि वो उसका एंड यूज़ क्या है उस प्रोडक्ट का। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं एक मिल्क है, इस मिल्क को डायरेक्ट यूज़ किया, इस मिल्क से आपने कोई अदर प्रोडक्ट बनाया। डायरेक्ट यूज़ करोगे अदर प्रोडक्ट बनाओगे, यानी कि सिंपल है, इसको डायरेक्ट यूज़ करते हो और इसको अदर प्रोडक्ट बनाते हो। अब इसका एंड यूज़ क्या? अगर आपने डायरेक्ट यूज़ कर लिया तो हो सकता है अपने हाउस होल्ड में क्या हो, या आपने घर में इस्तेमाल इसको कर लिया हो। अगर आपने कोई अदर प्रोडक्ट बनाया इसका, तो मे भी हो सकता है कि आपने इसका प्रोडक्शन करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया मिल्क को और उसके बाद उसको सेल आउट कराया। मे भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को आपने अपने घर पे ही इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है कि आपने दूध से दही बना के उसको इस्तेमाल कर लिया। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि उसका एंड यूज़ क्या है। एंड यूज़ के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो प्रोडक्ट फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा। और भी बेसिक रीजंस हो सकते हैं, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका फाइनल हो गया और ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। फाइनल में क्या आप देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये चेक करेंगे कि आपका ये हमेशा हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए होगा। साथ में इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी और ये हमेशा, ये कभी भी, बेसिकली कभी भी ये रीसेल नहीं होगा। इसके अंदर ये अपोजिट कर लेते हैं। हो सकता है कि मे बी इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके अंदर आपका प्रोडक्शन होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, उसको किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ में उसको कन्वर्ट करने के बाद उसमें हमेशा रीसेल होगा। मान लेते हैं, अब इस बात को समझते हैं कि फाइनल में आपको बेसिकली समझ में आ गया कि हाउस होल्ड होगा, घर के इस्तेमाल के लिए हो सकता है। डायरेक्ट कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, उसको दोबारा रीसेल नहीं करेगा, और रीसेल नहीं करेगा दैट इज उसको प्रॉफिट वहाँ पर नहीं होगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट आपका कुछ ना कुछ होता है। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, इसी बात को। मिल्क, ये मान लेते हैं मिस्टर ए है और ये मान लेते हैं मिस्टर बी है। अब मिल्क से आपने डायरेक्ट उसको मिल्क खरीदा, उसने 2 लीटर, डन। उसके बाद उसने क्या करा, उसको यूज़ कर लिया डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, अब उसी मिल्क से उसने क्या बना लिया, फॉर एग्जांपल सेकंड केस में ले लेते हैं, इसमें यहाँ एक सेकंड केस मिस्टर बी का ले लेते हैं। 2 लीटर उसने मिल्क खरीदा, उसने उस मिल्क से अपना मान लो दही बना लिया, और दही बनाने के बाद उसने उसको यूज़ कर लिया। इन दोनों केसेस के अंदर देखो, इसने मिल्क खरीदा, डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो ये भी फाइनल है। इसने मिल्क खरीदा, मिल्क खरीदने के बाद इसने दही बनाई और दही को भी इसने यूज़ कर लिया। तो अब आप यहाँ कहोगे सर यहाँ तो आपका प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ तो आपका प्रोडक्शन हुआ, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये फाइनल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये फाइनल नहीं होगा। बिकॉज ये फाइनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने उसका रीसेल नहीं करा है, उसने उसका रीसेल नहीं करा। अगर वो इस प्रोडक्ट का रीसेल करता, तो रीसेल करने के बाद वो प्रोडक्ट आपका फाइनल में कन्वर्ट नहीं होता, वो आपका इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता। आगे इसमें एक चीज़ और समझते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं जब आपने दही बनाई और दही बनाने के बाद उसको यूज़ कर लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, खुद यूज़ कर रहे हैं, खुद डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका हमेशा फाइनल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको दही को आपने सेल आउट करा,
आप उसको सेल आउट करते हैं बाहर किसी को और उसको रीसेल करते हैं, यानी कि उसी प्रोडक्ट से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया और दूसरा प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेल आउट करा। सेल आउट करने के बाद मीन्स वो आपके लिए इंटरमीडिएट और फाइनल दो प्रोडक्ट में कैटेगराइज हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गए, एक आपका बनता है मिल्क और एक आपका बन गया दही। अब इन दो प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, मिल्क को तो आप हमेशा कहेंगे फिर इस केस के अंदर इंटरमीडिएट, और इसको दही को आप क्या कहेंगे, फाइनल, इस केस के अंदर। लेकिन इसी केस में जब वो रीसेल करेगा, अगर वो रीसेल नहीं करता है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस समय मैटर नहीं है। प्रोडक्शन होने के बावजूद भी अगर वो रीसेल नहीं हो रहा है, किसी दूसरे को नहीं बेचा जा रहा है, बाहर मार्केट में नहीं निकाला जा रहा है, डायरेक्ट यूज करा जा रहा है, तो जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर हम इंटरमीडिएट फाइनल का कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने से पहले हमें बेसिकली इन्हीं दो तीन चीज़ों के बारे में सोचना होता है कि वो प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट यूज हो रहा है, रीसेल तो नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें में याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें एक फाइनल गुड्स में एक चीज और आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड। जो नेशनल इनकम की जो बारी आती है आपका, जो नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके अंदर इन दोनों का क्या ट्रीटमेंट होता है। जो फाइनल गुड्स होंगी आपकी, वो हमेशा आपकी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है, हमेशा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगी। लेकिन जो इंटरमीडिएट होगी वो कभी भी आपकी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट को नेशनल इनकम के ड्यूरिंग कैलकुलेट करते समय किसी भी तरीके से इसकी कैलकुलेशन मर्ज नहीं की जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, जब हम 6 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं 6 मार्क में नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो वो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी दे देता है ऑप्शन में। जब वो थ्योरी क्वेश्चन डालेगा तो वहाँ पर वो 3 या 6 पॉइंट आपको दे देता है लिखने के लिए। उस 3 या 6 पॉइंट के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तब आप वहाँ पर समझेंगे कि हमेशा कभी कभार 1 या 2 अटेम्प्ट छोड़ के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स होती है और उसका ट्रीटमेंट नेशनल इनकम में क्या होता है। ठीक है, ये था इसमें जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में 6 नंबर के क्वेश्चंस में 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, और एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं इन दोनों के अंदर। एक सिनेमा हॉल है, नहीं सिनेमा, एक स्कूल है, स्कूल में आपके क्लासरूम में मान लेते हैं कि क्लासरूम के अंदर 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स है, और स्कूल वाले क्या चाहते हैं कि उस क्लासरूम के अंदर सीट्स 20 की जगह पर 30 सीट्स करना चाहते हैं, 20 की जगह पर 30 सीट्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। एक केस हम दूसरा ले लेते हैं, एक आपका स्कूल है, यही सेम है एग्जाम्पल, क्लासरूम 20 सीट्स, बट यहाँ पर एक चीज चेंज हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैपेसिटी ऑफ चेयर्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उसी क्लासरूम में एसी हमने ऐड करा दिया है। पहले एसी हमारे पास नहीं था, अब हमने केवल एसी लगवा दिया है। तो इन दोनों चीज़ों में हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ा दी है, सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया आपने स्कूल के क्लासरूम में, लेकिन यहाँ पर आपने सिटिंग कैपेसिटी इंप्रूव नहीं करी है। यहाँ पर आपने सिर्फ उस सिटिंग कैपेसिटी के अंदर ही, जो आपकी सिटिंग अवेलेबल कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अंदर आपने केवल सर्विसेज ऐड करी है, केवल सर्विसेज ऐड करी है। बच्चे इसमें क्या डिस्कस होगा, इसमें ये इशू आता कि जब भी आप कैपेसिटी
इंक्रीज करते हैं, जब भी आप कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जब भी आप कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिनेमा हॉल का एग्जांपल लेते हैं अब। उसमें मान लेते हैं कि 100 सीटिंग होती है, 100 सीट्स के अंदर आपने क्या करा कि अब वो 120 सीट करना चाहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल 120 सीट कर लिया। अब मान लो दूसरा एग्जांपल इसी को दोबारा लेते हैं, 100 सीट्स है और वहाँ पर वो सर्विसेज एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं, कुछ सर्विसेज ऐड कर दी, चाहे एसी की हुई या अदर सर्विसेज की हुई या पॉपकॉर्न वगैरह वो उसी के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कोई भी सर्विसेज हो सकती है वो उसी के अंदर मर्ज कर रहे हैं, मतलब सीटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि 20 सीट्स बढ़ी। 20 सीट्स के बढ़ने से मान लेते हैं कि एक सीट के वो 100 रुपये लेते हैं, एक सीट के 100 रुपये लेंगे, तो 20 सीट्स के आपके 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने कमा लिए। इस केस के अंदर सीटिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज हुई नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई तो क्या होगा, यानी कि वो 100 बंदे थे और 100 के हिसाब से वो 100 के हिसाब से मान लेते हैं 100 सीट्स है, यहाँ पर हमने क्या 20 सीट्स बढ़ाई है, यहाँ पर हमने कोई भी सीट्स इंक्रीज नहीं करी है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा कोई भी इनकम का सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाया। तो यानी कि हमने ये डिस्कस करा कि जब भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी वो आपका कैपिटल होगा, और जब भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, कंटिन्यू सेम वही रहेगी, तो उसको आप क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें और डिफरेंस समझते हैं। रेवेन्यू का देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होंगे, और ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होंगे। और कैपिटलाइज्ड का मीनिंग होता है बच्चे कि जो भी आपने असेट खरीदा है, यानी कि जो भी आपने असेट्स की कैपेसिटी या जो भी जिस टाइप का भी अपने असेट इंप्रूव करा है, उस असेट में इसको ऐड ऑन करा देते हैं, उस असेट में इसको ऐड ऑन करा देते हैं। बस ये सिंपल होता है। और ये जो आपका होता है वो बैलेंस शीट में नोट किया जाता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो जाता है। कैसे कि जो भी आपका असेट होगा उसमें आपने ऐड करा दिया, असेट में ऐड करा होगा तो असेट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा तो असेट के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो इंक्रीज वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन इसको आप सेपरेटली कहाँ शो कराएंगे, पे प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट ये चार्ज होता है। इसके बाद क्या होगा, एक चीज, एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया, बेसिकली बैलेंस शीट के अगेंस्ट होता है और ये पीएनएल के अगेंस्ट होता है, ये कैपिटलाइज हो जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये एक्सपेंस के टाइप में होता है, वो कैपिटलाइज होता है। ये हमेशा हो सकता है मे बी कि ये जो हमेशा होता है वो लोअर वैल्यूज का होता है, और ये जो हमेशा होगा वो हायर वैल्यू का होगा। मीन्स ये ज़्यादा बड़ा होता है और ये तो इससे थोड़ा कम होगा हमेशा। ऐसा नहीं कि ये हमेशा कि ये भी छोटा रहेगा, नहीं, ये ज़्यादा होता है बेसिकली, और ये लोअर वैल्यूज़ का भी हो सकता है। जस्ट लाइक मान लो मान लेते हैं कि रेंट हो गया, रेंट कम भी हो सकता है, किसी भी प्लेस का रेंट ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है कैपिटलाइज, कोई कैपिटल असेट खरीदते हो तो वो बेसिकली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कैपिटलाइज असेट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो मेन जो डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है क्या, अर्निंग कैपेसिटी को। ये इसका मेन डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, बेसिकली ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेंगे, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेंगे, और सारे वो एक्सपेंडिचर जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, वो सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो होते हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। ऐसे सारे खर्चे जो इंक्रीज करेंगे वो कैपिटल, जो मेंटेन करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब एक दो इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इनको। मान लेते हैं कि एक ट्यूशन है, इस ट्यूशन में 20 बच्चे आते हैं, सेंटर्स के अंदर हो सकता है कि इस समय में मान लो 20 बच्चे, अगर हम एक बच्चे से 200 रुपीज़ ले रहे हैं,
ये हमारी करंट है, करंट कैपेसिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके दो केस बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस ये कि हमने सीटिंग कैपेसिटी को 25 कर दिया, या फिर मान लेते हैं हमने इसको 40 कर दिया है, डबल कर दिया है। और एक हमने करा कि कैपेसिटी 20 ही है, लेकिन प्लस इसके अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विसेज के साथ आजकल हम मान लेते हैं सैनिटाइजर की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, या अदर कोई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर हमारी अर्निंग, इसके अंदर हमारी अर्निंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली, और इसके अंदर हमारी अर्निंग मेंटेन रहेगी। मेंटेन कैसे रहेगी, जो बच्चे आएंगे वो सोचेंगे सर्विसेज अच्छी मिल रही है, तो हो सकता है मे भी कि यहीं पर ही हम उसको कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, लेकिन यहाँ पर हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ सकते हैं, और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर हमारी अर्निंग कैपेसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके अंदर हम केवल मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बच्चे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका हमेशा लोअर होगा, कम होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पैसा हमेशा कम लगता है। यही रीज़न है कि जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आती है उसकी फिगर हमेशा कम होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की फिगर हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम रिसोर्सेज को बड़ा या फिर उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेवेन्यू में हम उस चीज़ को केवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स में, और नेशनल इनकम की जो लास्ट में जो थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके अंदर ये पूछ लेते हैं, डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, इस सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे लास्ट। एक क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। देखो ट्रांसफर इनकम क्या होगी, सबसे पहले हम ट्रांसफर इनकम को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफर इनकम क्या होगी, देखो ट्रांसफर का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये एक बंदा है, और ये ए है और ये बी है, डन। ट्रांसफर का क्या मीनिंग है, इसने इसको कुछ ना कुछ ट्रांसफर किया होगा, यानी कि कुछ दिया होगा इसको। अब मान लो उसने कुछ भी ट्रांसफर किया होगा इसको, तो ट्रांसफर करने के दो तरीके समझ में आते हैं, दो तरीके समझ में। हो सकता है कि ट्रांसफर करने के बदले इसने कुछ पैसे ले लिए हों, कि मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले पैसा दे दे, या फिर उसने पैसे नहीं लिए हों। तो ये दो केसेस हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर में सिंपल हम ये समझेंगे, नेशनल इनकम ओरिएंटेड, यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसके रिगार्डिंग केवल एक सी सिचुएशन इसके अंदर मानी जाती है कि ट्रांसफर इनकम में बेसिकली कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। जहाँ पर भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो आपका, वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं उसको, ट्रांसफर इनकम। लेकिन जब बात आती है फैक्टर इनकम की, फैक्टर इनकम में क्या होता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो अवेलेबल होता है, यानी कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा तो वो फैक्टर इनकम है। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो वो हमारी ट्रांसफर इनकम में कवर हो जाती है। अब इसके अंदर भी क्या दिक्कत आती है, इसके अंदर जो आइडेंटिफाई, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका, वो भी जो हमने भी पहले डिस्कस करा कि जो 6 नंबर में लास्ट में पूछा जाता है, एक बार छोड़ के एक बार पूछ लेती है जो सीबीएसई, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा इसमें से नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा और कौन सा इसमें से नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है। तो वो भी हमसे पूछती है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। तो उसमें हमेशा एक बात याद रखना बच्चे कि ये वाली जो इनकम होगी, ये वाली जो इनकम होगी वो कभी भी नेशनल इनकम में, वो कभी भी आपकी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। कभी भी आपकी नेशनल इनकम में ऐड या लेस किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट ट्रांसफर इनकम का नहीं होता है। अब बात आती है फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम में हमेशा इसका अपोजिट कर दो, सिंपल है, वो नेशनल इनकम में ऐड होगी। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है।
ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमारा, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जो अचानक से मिलने वाली होती है। रास्ते से जा रहे थे आप, बटुआ आ गया, लॉटरी लग गई, गिफ्ट मिल गया, पेंशन मिल गई, ओल्ड एज पेंशन मिल गई है आपको। इस तरीके की जो चीज़ें होंगी आपकी ट्रांसफर इनकम में कवर होती हैं। अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम में क्या होता है, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई कमाई का जरिया है, और जब कमाई का जरिया होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस मिलना हो गया, इस तरीके की टाइप्स ऑफ इनकम होती है। कोई इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से आपको, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट की भी कैटेगरीज होती हैं कि किस किस टाइप का इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें मैं पहले उस चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक है कि हमें किस किस टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। कई सारे टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, तो आपको एक बार स्टडी करने पड़ेंगे। बेसिकली आपके में एक या दो टाइप के इंटरेस्ट दिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि नेशनल, बस एक बार ये ध्यान रखना बस कि नेशनल इनकम ओरिएंटेड से इसको पढ़ना। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते और फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में क्या होगा हमारा, ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक ले लेते हैं, बाकी तो कॉमन एग्जांपल्स आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ट्रांसफर इनकम में जैसे आपका लॉटरी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, या फिर ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो इस टाइप के गिफ्ट हो गए, सारे का सारे ट्रांसफर इनकम है, जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जिनको हम नेशनल इनकम की नज़र से उनको ऐड या प्लस किसी भी प्रकार कोई भी ट्रीटमेंट उनको नहीं रखते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा केवल जिसमें बच्चा थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, और वो एग्जाम्पल हमारा है पेंशन का। जब पेंशन की बात आती है तो पेंशन के अंदर काफ़ी सारी तीन चार टाइप्स की पेंशन आपको पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर और बुक्स के अंदर। उन पेंशन में दिक्कत होती है। सबसे पहले जो पेंशन हो सकती है, मान लो हो सकती है ओल्ड एज पेंशन। जो ओल्ड एज पेंशन होगी, यानी कि जिसकी एज आउट पेंशन लिमिट से ऊपर है, तो उसको पेंशन दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस वाली पेंशन का क्या होगा। दूसरी पेंशन हो जाती है, हो सकता है कि कोई रिटायरमेंट पे पेंशन मिल रही है, तो उस पेंशन का क्या होगा। एक पेंशन हमारी विडो पेंशन होगी मान लो, तो उस पेंशन का क्या होगा। ये तीन टाइप की पेंशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं। जो ओल्ड एज पेंशन होगी उसका कोई सोर्स नहीं है, यानी कि उनकी उम्र उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है जिसकी वजह से उनको पेंशन मिल रही है, दैट इज उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो सिंपल है भैया, ये कहाँ जाएगी, ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। सिंपल सी बात है, और ये ट्रांसफर इनकम होने के नाते नेशनल इनकम में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट नेशनल इनकम के नज़रिए से। अब डिस्कस करते हैं सेकंड हमारी रिटायरमेंट पेंशन है। देखो, रिटायरमेंट पेंशन किसको मिलेगी, जो रिटायर होगा। जो रिटायर होगा, अब रिटायर कौन हुआ होगा, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई होंगी कि एक लंबे समय तक। सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद वो रिटायरमेंट ले रहा है या फिर रिटायरमेंट उसको हो रहा है, तो रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट उसको कुछ पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ पैसा देती है एनुअली, तो या मंथली। तो उस जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा उसको मिल रहा है, रिटायरमेंट पेंशन जो मिल रही है, उस रिटायरमेंट पेंशन को हम लोग फैक्टर इनकम मानेंगे। उसको हम उसको क्या मानेंगे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों मानेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने के रिटर्न में उसको वो पेंशन मिल रही है, दैट इज वहां पर कहीं ना कहीं सोर्स का आना संभव है, इसीलिए वो आपकी फैक्टर इनकम होगी और उसका ट्रीटमेंट नेशनल इनकम में होगा, वो ऐड होगी उसकी इनकम में। उसके बाद थर्ड जो पेंशन की कैटेगरी है वो हमारी विडो पेंशन। विडो पेंशन का ट्रीटमेंट सेम है बच्चे इसकी तरह, इसका सेम ट्रीटमेंट होगा। विडो पेंशन में क्या होगा, इसके अंदर भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, इसके अंदर भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वाली जो होती है और एक ये वाली होगी, यानी कि ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज वाली और एक आपकी विडो वाली, ये जो दोनों पेंशन होंगी वो आपकी ट्रांसफर पेंशन में मानी जाती है, ट्रांसफर इनकम में, और ये वाली जो होती है रिटायरमेंट पेंशन वो आपके फैक्टर इनकम में मानी जाती है। ठीक है, आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके 2 मार्क्स में डिफरेंसेस के रूप में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, साथ में आपसे वो
6 मार्क के क्वेश्चंस में या 4 मार्क के क्वेश्चंस में ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है कि कौन सी आपकी इनकम फैक्टर है, कौन सी ट्रांसफ़र है, फिनिश उसका रेवेन्यू का क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होता है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो 1 1 2 2 मार्क्स में पूछ सकता है। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, किसी का भी उठाकर 1 नंबर में 2 नंबर में एग्जाम्पल पूछ लिया, तो एग्जाम्पल भी आपको सबके मैक्सिमम 2 2 3 3 एग्जाम्पल तो सबके याद ही होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे, नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, कल से नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको नेशनल इनकम का, कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम में। देखो नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हमें पढ़ाए जाते हैं क्लास 12th लेवल पर। ये 3 मेथड ही होते हैं और ये इंपॉर्टेंट और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर बार मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है, 6 मार्क का क्वेश्चन पक्का है। इसके ज़्यादा भी आ सकता है, यानी कि 6 + 4 मार्क्स का भी इसमें ऐड ऑन हो सकता है, यानी कि मोटा मोटा 10 नंबर का प्रैक्टिकल, 10 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन केवल इसमें से आएगा। 10 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें से 101% है, 101% है कि 10 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। नेशनल इनकम में 3 मेथड होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड है। पहले मेथड को हम बोलते हैं वैल्यू एडिड, सेकंड मेथड होता है आपका इनकम मेथड और थर्ड मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपके 3 मेथड कवर होते हैं नेशनल इनकम में क्लास 12th में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। उसके बाद है वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। देखो वैल्यू एडिड पे 4 मार्क का क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है एग्जामिनर और इन दोनों को मर्ज करके 6 नंबर का पूछता है। इन दोनों को मर्ज करके 6 नंबर का पूछेगा और ये अलग से 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है आपका, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, यानी कहीं ना कहीं इसको लगा देगा पर आएगा जरूर। और ये दोनों प्लस होकर 4 नंबर में आते हैं, हो सकता है कि ये दोनों प्लस होकर 6 नंबर में आ जाए, हो सकता है कि ये दोनों प्लस होकर 6 नंबर में आ जाए। इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चंस को, 2 मेथड्स को एक साथ मर्ज करके देते हैं पेपर में, कुछ निकालने के लिए देते हैं पेपर में, वो 6 नंबर में देंगे। और इन तीनों में से या बेसिकली इसके ज़्यादा चांस होते हैं, 99% चांस होते हैं कि ये वाला जो मेथड होता है इसको वो अलग से पूछते हैं 4 मार्क में, 3 मार्क में, जैसा भी वो उसको सेट को एडजस्ट करते हैं और सेट वाइज डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। इसमें से वैल्यू एडिड मेथड जो होगा, वैल्यू एडिड मेथड जो होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 2 दिन सब पर लगाएंगे, 2 दिन इस पर, 2 दिन इस पर, 2 दिन इस पर, तो 2 2 2 हम 6 दिन में, 6 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर हम इस पूरे नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।